बात करेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिर छोड़कर ना जाए, उसी को बोलते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टिपिकली 5 to 10% ऑफ द, नहीं करते कुछ पोर्शन को करते हैं, वो समझते हैं। उस केस में 2/3 ऑफ अकाउंटिंग और नॉमिनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और ये आपके बीकॉम 3rd सेमेस्टर का बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान दे दो, इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आज के क्लास में हम लोग सारे थ्योरी कंसेप्ट को भी समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल सबसे बच जाएंगे। जिससे पहले हम ये समझते हैं चैप्टर में है क्या। चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो हमको प्रैक्टिकल सबसे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल चीजों में, ठीक है। सबसे पहला चीज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ये एक तरह का ऑर्डर कॉस्टिंग होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मींस हमको स्पेसिफिक ऑर्डर मिलता है, उसके बेसिस पे हम वो काम करते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू द जॉब विच इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अवे फ्रॉम फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड द वर्क ऑफ द जॉब इज बीइंग कंस्ट्रक्शनल नेचर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये एप्लीकेबल होता है किस, कैसे काम पे, जो कंस्ट्रक्शन नेचर के होते हैं, और ये फैक्ट्री प्रीमाइसेस से बाहर कहीं काम होता है। ये मेरे फैक्ट्री में काम नहीं होता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं हम लोग जो हम लोग अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर करते हैं। मींस कॉन्ट्रैक्टर के साइट, कॉन्ट्रैक्टी के साइट पे, जहां से हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके साइट पे जो काम करते हैं, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट एंड इज एग्जीक्यूटेड एज पर कस्टमर ऑर्डर एंड स्पेसिफिकेशन। क्या बोल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट। हम लोग यहाँ पे सेपरेट कॉस्ट यूनिट बनाते हैं। जैसे कि नॉर्मली अब तक हम जो सीखे थे कॉस्ट में, क्या सीखते थे कि हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक मान के चल रहे थे। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, जैसा ऑर्डर मिला, जैसा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, उस बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, और कॉस्ट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे ब्रिज बना रहे थे, इस ब्रिज का अलग कॉस्टिंग करेंगे, कहीं पे बिल्डिंग बना रहे इसका अलग कॉस्टिंग करेंगे, हम दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, हमको सेपरेट कॉस्ट यूनिट यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एसर्टेन्ड सेपरेट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। देख लो क्या बोल रहा है, एसर्टेन्ड सेपरेट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली हमको बनाना है, सेपरेट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेपरेट अकाउंटिंग करना है यहाँ पे भाई, साथ में नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके फीचर्स क्या क्या है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट, जो मैंने बता ही दिया। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का हमको सेपरेट कॉस्ट बनाना है। ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अंडरटेकन एज पर कस्टमर्स ऑर्डर एंड स्पेसिफिकेशन बट द वर्क इज एग्जीक्यूटेड एट द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट हमको कैसे बनाना है, कस्टमर के ऑर्डर और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना है। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो कस्टमर बोलेगा वही हम करेंगे, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट कहां पे होगा, कस्टमर के साइट पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट के साइट पे होगा, ठीक है। साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे ये वर्क एग्जीक्यूट होगा। फिर वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर बीइंग कंस्ट्रक्शनल नेचर। जो वर्क हम करेंगे उसका नेचर क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्शनल। हम लोग कंस्ट्रक्शन काम करने वाले हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स मेजर अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड लोअर अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, जो गुड्स के प्रोडक्शन में लग रहा है, जो हम गुड्स बनाने में जो खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो उसको बेचने में लग रहा है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बिक चुका है, बात तो हो चुका है अपना, तो जो मेजर खर्चा वो किसके ऊपर है, डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे सारा मेजर डायरेक्ट कॉस्ट ही लगना है, ठीक है। अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। हम अपने बुक में, हम कौन है, कॉन्ट्रैक्टर, कौन है, कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर अपने बुक में हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक सेपरेट अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। ये रहा मेरा फीचर्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन में किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम पैसों का बात करेंगे तो किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस में तो समझ में क्या आ रहा है कि देखो हमारा बीच में आपको बात फिक्स हो चुका है कि इतने रुपए में ये काम आपको करना है, ठीक है। जैसे हम गए घर बनाने के लिए, तो आप बोले कि भैया 100 रुपए ही दे देंगे आपको घर बनाने के लिए, और हमको भी लगे चलो 100 रुपए में कुछ ना कुछ तो कमा लूंगा ही। तो ये हो गया मेरा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे प्राइस चेंज फ्यूचर में नहीं होगा। इसी प्राइस रेंज में हमको सारा काम भी करना है और अपना मुनाफा भी निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सक्लूजन क्लॉज। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्राइस तो फिक्स है, बट एक क्लॉज डाल दिया गया है। क्या क्लॉज में लिखा हुआ है कि इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ेगा, इन फ्यूचर अगर प्राइस
बढ़ेगा, मटेरियल का दाम बढ़ेगा, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको मेरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बढ़ाना होगा। ठीक है, देखो, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड इन एडवांस ऑफ द वर्क बट इट इज सब्जेक्ट टू प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज in the event of increase in cost due to increase in price level beyond a certain limit due to inflation। कि अगर एक जो इन्फ्लेशन का जो दर है अगर उससे भी ज्यादा बढ़ गया ना, उस केस में तो भाई आपको भी उसी प्रोपोर्शन में मेरे कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू को भी बढ़ाना होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। नाम क्या दिख रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मींस जितना खर्चा होगा, हमने बात किया, चलो काम करते हैं, हाँ, और उसने ये भी बोल दिया कॉन्ट्रैक्टी ने कि देखो भाई जितना भी पैसा लग रहा है लगाओ, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट देंगे। मींस आप एक काम कर लो, करने में आपको बोले खर्चा हुआ 5 लाख रुपया, तो 5 लाख से ऊपर आपको हम 10% या 20% जो हमने डिसाइड करेंगे वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट नो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सेटल इन एडवांस ऑफ द वर्क, rather the contract price is determined by adding an agreed margin of profit to the total cost of the contract। समझ में आया क्या बोल रहा है, एग्रीड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मार्जिन हमने डिसाइड किया था किसके ऊपर ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, टू इट्स कंप्लीटेशन, जब काम कंप्लीट हो जाएगा। ये कब होता है, जैसे कि हम कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लेने गए, वहां पे बात ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो एक्सेप्टेड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सा छोटा मोटा काम है। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच बात ये होता है कि चलो आप काम करा दो, जितना खर्चा आपका होगा वो हम दे देंगे, प्लस हम लोग एक मार्जिन फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये फिक्स करेंगे 20% का प्रॉफिट मार्जिन आपको हम देंगे। ठीक है, आप काम करते रहो, संग हमको पैसे देते भी रहेंगे, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा आप मेरे को पूरा डिटेल दे देना कि ये खर्चा हुआ, उस खर्चे के ऊपर 20% आपको मार्जिन हम ऐड करके आपको दे देंगे। तो ये होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, इसके ऊपर हम आपको इतना रुपया अलग से दे रहे हैं। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हियर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड बाय द कस्टमर विद द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लस एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल चीज है ना, कि जो खर्चा हुआ उसके ऊपर एक फिक्स मार्जिन हम सेट कर दिए। ठीक है, अब आता है टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो लगभग सेम है ये भी। टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि हम आपको बोल देंगे ये काम आपको इतने ही पैसे में करना है, काम आपको इतने पैसे में ही करना है, और करने के बाद आपको हम इस वैल्यू का 10% या 20% देंगे। जनरली ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होता नहीं है। प्रैक्टिकली समझो कि मेरा पहला, दूसरा और तीसरा ही होता है, फोर्थ जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है। क्या होता है इसमें हम ये बोलिए ना कि चलो ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ऐसा ही बिल्डिंग तो और बनाना है। हम जब ये बिल्डिंग बनाए थे, खुद से बनाए थे, और मेरे को 10 लाख बिल्डिंग बन गया था, तो आप एक काम करो, आप इसको 10 लाख बना दो। हम तो बनाए थे बहुत साल पहले, थोड़ा महंगा ही बड़ा है, बट अगर आपने इसको 10 लाख में बना दिया तो आपको हम और क्या देंगे, एक प्रॉफिट मार्जिन देंगे 10% या 20% का, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन आपको इसी खर्चे में ये बिल्डिंग को कंप्लीट करना होगा। इसी को बोलते हैं टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट अ प्री फिक्स्ड टारगेट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेंशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज अलाउड टू चार्ज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। ठीक है, मींस जो उसका कॉस्ट होगा उस पर एक फिक्स मार्जिन हम ऐड कर सकते हैं, और ये पहले से डिसाइडेड हो चुका है कि इसी प्राइस में वो काम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया सारा कॉन्ट्रैक्ट का फीचर्स का बात हो गया, टाइप्स का बात हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स का क्या होता है। सबसे पहला क्या, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, हम लोग हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। ठीक है, द पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है, जैसे मानो कि ए है और बी है, 2 पर्सन है। बी को अपना घर बनवाना है, बी को बिल्डिंग बनवाना है, और ए कौन हो गया, बोला कि भैया आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं आपका बिल्डिंग बना दूंगा। तो ए कौन हो गया, ए हो गया कॉन्ट्रैक्टर, और बी कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी द पर्सन हु असाइन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क अपॉन द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी कौन हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है वर्क सर्टिफाइड। देखो वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब हम बोलेंगे कि भैया इतना काम हो गया, आप कुछ पेमेंट मेरे को करो। तो जो कॉन्ट्रैक्टी होता है, कॉन्ट्रैक्टी अपने साथ कुछ एक्सपर्ट या आर्किटेक्ट को लेकर आता है, जो सर्टिफाई करेगा कि जितना काम हुआ है उसमें से कितना काम ठीक से हुआ है, और जो काम वो सर्टिफाई किया ये काम सही से कंप्लीट हो चुका है, उसी बेसिस पे हम अपने मतलब मेरे को एज अ कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा। ठीक है, फिर समझाते हैं, जैसे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था बी से। ठीक है,
ए ने बोला कि आपका 50% काम हो गया, 10 लाख काम था 5 लाख काम हो गया, ऐसे इसने बोला कि मैंने आपका 5 लाख काम कंप्लीट कर दिया। अब बी क्या करेगा, बी लेकर आएगा अपना एक्सपर्ट, अपना टीम लेकर आएगा, एक्सपर्ट आर्किटेक्ट सब लेकर आएगा और उनसे बोलेगा बस सर्टिफाई करो, चेक करो कितना काम सही से हुआ है। तो उसने देखा कि लगभग यहाँ पे 50 नहीं बट 40% काम जो हुआ एकदम सही से कंप्लीट हो चुका है। 40% जो वैल्यू हुआ 4 लाख, उसी को क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड, कि हाँ इतना काम कंप्लीट सही से हो चुका है, इसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड मींस उसने कितना काम बोला कंप्लीट हो गया है, तो उसने बोला कि 4 लाख का काम कंप्लीट तो हो गया है, बट उस 4 लाख काम कंप्लीट करने में मेरा जो खर्चा आया होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कि मैंने जो काम किया उसमें मेरा ये लागत लगा। अब आते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। जैसे देखो हम लोग क्या समझे, वर्क सर्टिफाइड समझ लिए। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, इट इज अ पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टिल डेट which is duly certified, approved as completed to the extent by the contractor's architect or supervisor. In contract costing, work certified is mostly expressed in the following two terms. समझ में क्या बोल रहे हैं, जिसमें क्या बोला कि वो उसने अपना किसी सुपरवाइजर को या फिर किसी एक्सपर्ट को या आर्किटेक्ट को लेकर आएगा जो ये अप्रूव करेगा कि हाँ ये काम सही से हो चुका है। ठीक है, उसके लिए 2 टॉपिक और है। पहला है उसमें इसको समझने के लिए 2 चीज और है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, जो काम करने में जो मेरा खर्चा हुआ, जो आपने सर्टिफाई किया, जैसे सर्टिफाई किया 4 लाख काम कंप्लीट हो चुका है, तो उस 4 लाख काम कंप्लीट करने में मेरा कितना लागत आ रहा है, वो होता है मेरा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया वो 4 लाख कि इतना जो काम सर्टिफाई हो गया उसका वैल्यू कितना होता है। जैसे 10 लाख काम कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, 40% काम हो गया, मींस 4 लाख आपको मेरे को देना होगा, ये हुआ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फिर है कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क मतलब हो गया जो आपने कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या मतलब हो गया कि जो काम मैंने कंप्लीट किया, मैंने काम कितना कंप्लीट किया था, मैंने 50% काम कंप्लीट किया था। ठीक है, बट मेरे को कितने का काम पर ये मिला, सिर्फ 40% का ही मिला। मैंने बोला कि मैंने 5 लाख काम कंप्लीट कर दिया है, पर क्या कॉन्ट्रैक्टी ने 5 लाख अप्रूव किया, नहीं, उसने अप्रूव किया सिर्फ 40% काम ही सही से हुआ, 4 लाख काम ही सही से हुआ है। मींस 1 लाख वाला जो पोर्शन उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मींस वो काम जो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट कर दिया है लेकिन जिसको अप्रूवल नहीं मिला, जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने अप्रूव नहीं किया है, उस वाले काम को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, सिंपल वापस समझो, 5 लाख का काम किया था मैंने, 50% काम मैंने कंप्लीट कर दिया, मींस 5 लाख काम हो गया। तो उस 5 लाख में से कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि 4 लाख का काम ही सही से हुआ है, 40% वर्क, तो 40% 4 लाख इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और 1 लाख का जो काम कंप्लीट नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, अनसर्टिफाइड मीन जिसको अप्रूव नहीं किया गया है। अब आता है रिटेंशन मनी। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्टी है बहुत तेज है, वो समझ जाए कि 4 लाख काम तो सही से हो चुका है, बट अगर इसको 4 लाख देंगे तो कहीं भाग गया तो क्या करेगा, 5 से 10% उस 4 लाख में से जो काम कंप्लीट हुआ है कुछ पैसा वो रिटेन कर लेगा। क्या बोलेगा कि हम पूरा का पूरा 4 लाख तो नहीं देंगे, हम 10% काट के देंगे, हम आपको सिर्फ 3,60,000 ही देंगे। क्यों ऐसा होता है, कि कॉन्ट्रैक्टर को ये डर रहता है कि फ्यूचर में जो काम बचा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्टर टाइमली कंप्लीट करे, वो बीच में छोड़कर ना जाए, उसी को बोलते हैं रिटेंशन मनी। Retention money in contract costing typically 5 to 10% of the certified work value withheld by the contractee from the contractor as a security deposit। security deposit है भाई, कि अगर काम नहीं किया तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, it ensures contractual compliance, fixes defect during the liability period। अगर देखो क्या होता है, जब कुछ काम होता है ना तो बाद में पता चलता है अगर ये काम तो ठीक से नहीं हुआ था, अगर पूरा पैसा आपको दे देंगे ना तो वो काम को आप ठीक करने नहीं आओगे। क्या बोलोगे, मैंने तो हैंडओवर कर दिया, मैं पूरा अब तो कुछ काम हम करेंगे तो अलग से पैसा लगेगा। लेकिन अगर कुछ पैसा आपका मेरे पास अभी भी है और उसमें कुछ नया प्रॉब्लम दिखा कि ये काम अभी भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो आप ठीक आओगे उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पैसा वहां पे मेरा फंसा हुआ है तो मेरे को अगले को सर्विस देना होगा। ये हो गया रिटेंशन मनी। फिर आता है कैश रिसीव। तो कैश रिसीव मतलब सिंपल समझ ही गए होगे, जो मनी मैंने रिटेन किया उसके अलावा जो पैसा मेरे को मिला, सॉरी
कॉन्ट्रैक्टी ने जो पैसा रिटेन किया उसके बाद जो उसने मेरे को पैसा दिया उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश रिसीव। समझ में आया? 4 लाख काम हुआ था, उसने 10% रिटेन किया, 40,000 रिटेन किया और क्या दिया मेरे को, सिर्फ 3,60,000। तो जो 3,60,000 रुपए ये क्या हो गया, ये हो गया कैश रिसीव। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लॉज ऑलरेडी समझ चुके हम लोग, फिर भी वापस समझा देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है इन फ्यूचर अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा महंगाई बढ़ गया, जैसे अभी टाइम में क्या हुआ कि ईरान और यूएसए में वॉर हुआ जिससे गैस के प्राइस और तेल के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। ठीक है, तो उस कारण से बहुत सारे प्रोडक्ट का दाम भी जो है बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है। इन्फ्लेशन के अलावा अगर महंगाई बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन का रेट है उससे भी ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में आपको प्रोडक्ट के दाम भी, कॉन्ट्रैक्ट के दाम भी बढ़ाने होंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लूसिव क्लॉज। It is a specific clause may be included in the terms of contract where it is specifically written that in the event of increase in cost of the contract beyond a certain limit due to increase in price level during the period of its execution, the contract price will also be increased accordingly by specified rate of amount। उसी हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को भी बढ़ाना होगा, जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा। जिस प्रोपोर्शन में वो बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आपको इसको भी बढ़ाना रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्लॉज मतलब हो गया सिंपली उल्टा कि इन फ्यूचर अगर प्राइस घट गया, डिक्रीज हो गया प्राइस, तो जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में प्राइस डिक्रीज हुआ है उसी प्रोपोर्शन में आपको उसके प्राइस को भी डिक्रीज करना होगा, उसके प्राइस को कम करना होगा। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन क्लॉज। अब आते हैं नोशनल और अकाउंटिंग प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि जो काम हमने कंप्लीट किया है उसके बेसिस पे जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ये वो प्रॉफिट है जो इनकम्प्लीट वर्क का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। इट इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच इज कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे समझो ना कि क्या हो गया, अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो गया तो हमको तो हर एक साल का अकाउंटिंग करना है, तो जितना काम किए हैं ना और जितना काम उसमें सर्टिफाई हो गया है उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 4 लाख का काम कंप्लीट कर दिया और इस 4 लाख का काम को कंप्लीट करने में मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा खर्चा हुआ 3 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख। तो इसी 1 लाख को बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जो इनकम्प्लीट वर्क के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो गया रहता है। ठीक है, वापस से मैं देखो समझा रहा, समझो इसको। It is the profit earned from an incomplete contract during an accounting period, उस accounting period का। ठीक है, which is calculated on accrual basis, जो कि हम लोग accrual basis पे calculate करते हैं। It is the difference between value of work certified and the cost of work certified। ये क्या हुआ, value of work certified 4 लाख, cost of work certified 3 लाख। ठीक है, उसके डिफरेंस को बोलते हैं till the end of an accounting, उस accounting period का end तक। ठीक है, but the entire notional profit so calculated is not transferred to the profit and loss account for the accounting period। लेकिन हम इस notional profit को fully transfer नहीं करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी एक तरीका है कि अगर 1 लाख हम मान लिए कि मेरा 4 लाख का तो वैल्यू हो गया और हमको 1 लाख 3 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो 1 लाख पूरा का पूरा क्या नोशनल प्रॉफिट। इस नोशनल प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा नहीं करते, कुछ पोर्शन को करते हैं, वो समझते हैं। दो दिया है ना, but the entire notional profit calculated is not transferred to profit and loss account। ठीक है, for accounting period if the contract remain incomplete till the end of the accounting period rather the notional profit on realized basis transferred to the profit and loss account। तो हम ट्रांसफर कैसे करते हैं, जो रियलाइज बेसिस पे होता है, मीन जितना का पैसा मिल गया उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो लोग सीखने वाले हैं। सिंपल समझ लो, 3 लाख का खर्चा हुआ, 4 लाख काम हुआ, तो उसमें जितना पैसा मेरे को मिला उसी पैसे के उसी पोर्शन को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आगे समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर रियलाइज प्रॉफिट मींस वो प्रॉफिट जो हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस वो हिस्सा नोशनल प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पे, अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी को बोलते हैं रियलाइज प्रॉफिट। फिर है डिग्री ऑफ कॉम्प्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको शॉर्ट में डीओसी बोलते हैं। डीओसी का मतलब क्या हो गया कि वो पोर्शन जितना हमने कंप्लीट कर दिया है जिसके बेसिस पे हमको पैसे मिलेंगे। जैसे मैंने क्लेम क्या किया था, 50% वर्क कंप्लीट हो गया है, उसने क्या बोला, कंपनी ने, कॉन्ट्रैक्टी ने, नहीं 40% हुआ है, तो जो डीएसयू का मतलब हुआ कि जितना परसेंट ऑफ वर्क हमने कंप्लीट कर दिया है जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा
जिसके बेसिस पे नोशनल प्रॉफिट का हिस्सा रियलाइज प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। सिंपल समझो, अगर 10 लाख का काम है और 50% काम हो गया, 50% इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन, बट उसका भी वो पोर्शन जो वर्क सर्टिफाइड है, जितना सर्टिफाइड है वो मेरा डीओसी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, तरीका क्या बोलता है, क्या बोला, प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एसरटेन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स। मतलब कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, हम लोग को एंटिसिपेटेड लॉस को देखते हुए एक डिसीजन लेना है। तो उसके बाद क्या, स्टेज ऑफ कॉम्प्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या स्टेज के हिसाब से हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि अगर 25% तक काम हुआ है, मींस 25% तक का ही काम हुआ है, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, नील, कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ नोशनल प्रॉफिट में ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगर 25% से ज्यादा और 50% से कम, अबव 25% बट लेस देन 50%, उस केस में कितना ट्रांसफर होगा, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ऑन रियलाइज बेसिस। अभी रियलाइज बेसिस क्या ही समझा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, बस कभी क्या ध्यान रखना है कि अगर 25% से ज्यादा और 50% से कम होगा, उस केस में 1/3 ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिर अगर 50% या उससे ज्यादा लेकिन 90% से कम, 50% या 50% ज्यादा मींस 50% भी कवर हो गया इसमें, 50% और मोर बट लेस देन 90%, बट लेस देन अप टू 90%। अगर 90% तक काम हुआ है मींस 50% से 90% तक, जिसे 50% भी कवर हो गया 90% भी हो गया, उस केस में 2/3 ऑफ अकाउंटिंग और नोशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो हम लोग एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट का हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, वो एक अलग तरीका है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात हम लोग सम्स के साथ करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं, 90% वाले तक ही बात करते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर मानते हैं कि मेरा 25% से ज्यादा हो रहा है, मोर देन 25% बट लेस देन 50%, उस केस में 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। क्या बोला था यहाँ पे, रियलाइज बेसिस। रियलाइज मतलब क्या हो गया, रियलाइज मतलब मैंने बोला था काम कितने का हुआ है, 4 लाख का हुआ है, 4 लाख काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन पैसा कितना मिला मेरे को पैसा मिला सिर्फ 3,60,000। तो यही हो गया रियलाइज बेसिस, यही हो गया रियलाइज बेसिस। जितना पैसा मिला है उसके बेसिस पे ही हम लोग चीजों को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश, ये रियलाइज बेसिस। इसमें क्या हो गया, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव क्या हो गया, जो पैसा मेरे को मिला है। वर्क सर्टिफाइड क्या हो गया, जो काम कॉन्ट्रैक्टर ने अप्रूव किया, हाँ ये काम सही से हो गया है। ठीक है, तो ये हुआ वो तरीका जिसके हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आज हम कोई सम्स नहीं करने वाले क्लास में, आज के क्लास में सिर्फ हम इस चैप्टर कंसेप्ट को समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा और हम आपको इस चैप्टर में कुछ चीज समझा देते हैं। ठीक है, ये मेरा 7th पेज है ना। हाँ, जैसे समझो आप, हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, ये मानो एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। ठीक है, मेरा टोटल जो खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट हुआ अब तक का, टोटल कॉस्ट टिल डेट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा, वो आज डिस्कस नहीं कर रहा है। सिंपल कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा अब तक 3 लाख रुपया खर्चा हो चुका है, जो एग्जांपल है उसी को समझाता है। 3 लाख खर्चा हो गया है। ठीक है, एक चीज और दिखा दे आपको, जैसे अब तक क्या डिस्कस किए थे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शॉर्ट में लिखेगा सीपी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है, यह है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड हुआ 4 लाख। ठीक है, बस उसी को लेकर सम्स कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देखो टोटल कॉस्ट टिल डेट कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, और तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाई कॉस्ट सीडी, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट में कि मेरा इतना खर्चा हुआ। हालांकि ये अमाउंट इतना इजीली नहीं मिलेगा, ये अमाउंट कैलकुलेट करना रहेगा, और कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, कॉस्ट सीडी 3 लाख। अब ये क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद यही वैल्यू यहां पे आएगा, टू कॉस्ट बीडी। ठीक है, 3 लाख। अब यहां पे क्या आएगा, बाई वर्क सर्टिफाइड, यही तरीका फॉलो करना है।
वर्क सर्टिफाइड। सर्टिफाइड में कितना काम सर्टिफाई हुआ है? 4 लाख का, ठीक है। और बाई वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितने का हुआ था? 1 लाख का। याद आया? मैंने बोला था 5 लाख काम कंप्लीट हो गया है, फिर उसका कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपर्ट आया, सुपरवाइजर आया, बोला नहीं नहीं 1 लाख काम सही से नहीं हुआ, सिर्फ 4 लाख काम ही सही से हुआ है, वो भी लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। टोटल हो गया 5 लाख, ठीक है, हो गया 5 लाख। अब जो 2 लाख दिख रहा है ना, खर्चा हुआ 3 लाख बट 5 लाख काम हो चुका है, तो जो 2 लाख है वो मेरा कहाँ चल जाएगा? यही मेरा हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट हम उसको सीडी का नाम देते हैं, क्योंकि ये कैरी डाउन ये फिगर फिर आगे बढ़ेगा कि 5 लाख काम हुआ है, इसमें खर्चा सिर्फ 3 लाख का, 2 लाख का मेरा क्या हो गया? नोशनल और अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर यहाँ पे लिख देते हैं बाई नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट बीडी 2 लाख, ठीक है। अब यहीं पे क्या निकलेगा मेरा? टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लोग कैलकुलेट करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाकी जो बचेगा उसको बोलते हैं WIP रिजर्व, उसको हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, कितना कंप्लीट हुआ? सिर्फ 4 लाख, मीन्स ये 25% से ज्यादा और 50% से कम में है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? यहाँ पे DOC जो है वो क्या है? लगभग 40% है ना DOC, तो DOC 40%, तो क्या आएगा? कौन सा स्टेज? 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट जो कि है 2 लाख, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट जो हुआ 2 लाख इनटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव कितना हुआ था? 3,60,000 बाई वर्क सर्टिफाइड 4 लाख, ठीक है। जो चीज एग्जांपल लेके समझाए थे उसी को यहाँ पे भी समझा रहा है। हम एग्जांपल क्या लिए थे कि 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला मैंने आपका 5 लाख काम कंप्लीट कर दिया है, उसका एक्सपर्ट आया बोला नहीं 5 लाख का नहीं 4 लाख का ही काम कंप्लीट हुआ है, और उस 4 लाख में से भी उसने मेरे को पैसे कितने दिए? सिर्फ 3,60,000 दिए कि मैं भाग न जाऊं, काम छोड़ के मत चला जाऊं, तो उसने 10% और काट लिया, मेरे को टोटल कितना रुपया दिया? 3,60,000 ही दिया। तो वही यूज लिख रहे हैं यहाँ पे, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो गया आपका 1/3 कट गया 12, 24, 1, 2, 3, तो 24,000 मेरा क्या चल जाएगा? नहीं 24 नहीं, सॉरी 2,40,000 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा आपका 60,000। 4 भी था ना, यहाँ से कट गया, तो मेरा यहाँ पे 60,000 ट्रांसफर हो जाएगा इसमें कॉस्टिंग PL में, और बाकी जो 1,40,000 चल जाएगा मेरा रिजर्व में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। इस क्लास में हमने इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और ये सारी चीज आपके समझ में आने वाला है। तो अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छा काम का है, और थ्योरी जितने भी मैंने समझाए उसको थोड़ा याद भी करना, कि कभी कभी कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, कम पूछता है बट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आता रहेगा ना, प्रैक्टिकल क्यों अटेम्प्ट करने जाओगे? क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ गलती होने के चांसेस रहता है, बट थ्योरेटिकल में गलती होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो थ्योरेटिकल चीजों को समझोगे, करोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। जितना आप लोग का लाइक आएगा और कमेंट आएगा, हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोस बनाएंगे। हमारे क्लासेस में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल समझ को नहीं समझाएंगे, सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी समझाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।